पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ दीपक सिंह पेडागोजी। और आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ मैटर। ये जो मेजरमेंट ऑफ मैटर चैप्टर है ये आपके क्लास 9th का टॉपिक है, जिसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो क्या क्या है ज़रा उसको समझते हैं पहले, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। क्या समझेंगे? इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को समझेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या होता है इसको अच्छी तरह से देखेंगे। और फिर हम लोग समझेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। यहाँ पर इस वीडियो के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग मिस मत करना। प्लस इस वीडियो लेक्चर के अंदर बीच बीच में मैंने आपसे ना क्वेश्चंस पूछे हैं, जिससे आपका ये जो कंसेप्ट है ये और ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैटर। तो आपको यहाँ पर ये रूम दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पर हम किसी को बैठा देते हैं। मान लो ये छोटा डॉन यहाँ पर बैठ गया है, ठीक है। अब ये आसपास देखेगा अपने, तो इसे क्या क्या दिखाई देगा? इसे यहाँ पर ये टेबल दिखाई देगा, इसे यहाँ पर ये चेयर दिखाई देगा, इसे यहाँ पर ये डोर दिखाई देगा, ये विंडो दिखाई देगा, विंडो से बाहर आने वाली मतलब अंदर आने वाली जो लाइट है, सनलाइट है, वो भी दिखाई देगा। सही बात है। अच्छा, ना इस छोटे डॉन को जो जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, क्या उन सारी चीज़ों के पास मास है? सोचो ज़रा, जो भी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है इसे, क्या सबके पास खुद का कुछ मास है? और जो भी चीज़ें इसे दिखाई दे रही है क्या उनके पास उनका खुद का कुछ वॉल्यूम है? मतलब अभी यहाँ पे आपको ये चेयर दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस चेयर का कुछ मास है क्या, तो आप क्या बोलोगे? यस ऑफ कोर्स सर, इस चेयर का खुद का कुछ मास होगा। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि क्या इस चेयर का कुछ वॉल्यूम है, तो आप सोचोगे वॉल्यूम मतलब क्या? अरे वॉल्यूम मतलब ये आपको इतना बड़ा रूम दिख रहा है, इतने बड़े रूम के अंदर क्या इस चेयर ने कुछ जगह लेकर रखा है? हाँ सर, ये कुछ तो जगह ऑक्यूपाई किया इस पूरे रूम के अंदर, है ना। मतलब इस चेयर का खुद का कुछ वॉल्यूम भी है। उसी तरह यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा है, इस टेबल का भी खुद का कुछ मास होगा। इस टेबल ने भी इस रूम के अंदर कुछ जगह ऑक्यूपाई किया है, मतलब इस टेबल का वॉल्यूम भी है। उसी तरह ये जो हमारा छोटा डॉन बैठा है, इसका खुद का भी देखो ना, यहाँ पे ये भी तो कुछ जगह लेकर बैठा है। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ सामान दिख रहा है, वो सामान ने भी क्या किया है, कुछ जगह लेकर बैठा है, मतलब इस सामान का भी कुछ वॉल्यूम होगा, इन सामान के पास कुछ मास भी होगा, है ना। मतलब आसपास हमें जो जो चीज़ें दिखाई देती हैं सबका कुछ मास होता है और उनका कुछ वॉल्यूम होता है। सही बात है। तो जिन भी चीज़ों के पास मास होता है और उनका खुद का कुछ वॉल्यूम होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मैटर। क्या कहते हैं? मैटर। तो व्हाट इज मैटर? मैटर मतलब एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, यानी कि उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए। तो कोई भी चीज़ जिसके पास मास है, खुद का कुछ वजन है और वो कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी उसके पास कुछ वॉल्यूम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर। जैसे यहाँ पे ये चेयर मैटर है, ये टेबल मैटर है, ये सामान मैटर है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो लाइट आ रहा है, हाँ विंडो से जो लाइट आ रहा है, क्या वो लाइट भी मैटर है? नहीं सर, लाइट का तो मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होता है। और ये लाइट कुछ जगह ले रहा है क्या रूम के अंदर? हाँ सर देखो इतना जगह ले रहा है। नहीं, ये जगह नहीं ले रहा, इस जगह पे आप और भी कुछ रख सकते हो ना। मतलब लाइट वो जगह नहीं ले रहा, मतलब लाइट के पास वॉल्यूम नहीं है। तो लाइट के पास ना ही वॉल्यूम है, ना ही उसके पास मास है भी तो नेग्लिजिबल है। तो हम लाइट को मैटर नहीं बोल सकते। समझ में आया? तो जिसके पास मास होगा, जो कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा, जिसके पास कुछ वॉल्यूम होगा, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैटर। समझ आया? पक्का? मैटर क्या होता है समझ चुके हो आप लोग? बढ़िया एकदम। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक पे। तो सबसे पहला मुझे ये क्वेश्चन दिखाई देता है। क्या है वो क्वेश्चन? व्हाट इज डाल्टन्स एटॉमिक थियरी? डाल्टन की एटॉमिक थियरी क्या थी? तो आई नो आपको पता नहीं, ये क्लास 8 का टॉपिक था और आपने क्लास 8 में बराबर पढ़ाई की नहीं, तो कोई बात नहीं। अभी हम लोग समझते हैं डाल्टन की एटॉमिक थियरी क्या थी। तो ये भाई साहब हमारे डाल्टन हैं, ठीक है, यही है डाल्टन, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि एक काम करो, आप कोई मैटर ले लो। तो मैंने भाई यहाँ पे एक मैटर ले लिया। ये आपको चेयर दिख रहा है, ये मैटर है। क्यों? बिकॉज इसके पास खुद का कुछ मास है और इसका खुद का कुछ वॉल्यूम है। इसको कहीं पे रखोगे तो उस रूम के अंदर ये कुछ जगह लेगा, यानी इसका खुद का कुछ वॉल्यूम है, मतलब ये मैटर है, ठीक है। अब अगर मैं इस चेयर को तोड़ूँ, काटूँ,
फोड़ दूँ एकदम, कट 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 तोड़ दूँ एकदम, चूरा चूरा कर दूँ, तो मुझे इसमें से एक छोटा सा पार्टिकल मिलेगा। मतलब मैंने क्या किया, मैंने इस मैटर को ना काट दिया, तोड़ दिया, एकदम छोटा कर दिया, इसको बहुत चूरा चूरा कर दिया। तो इसमें से ना एक बहुत ही छोटा सा ये क्या निकला, पार्टिकल निकला। अब मैं इस पार्टिकल को भी तोड़ना चाहता हूँ तो तोड़ नहीं पाता हूँ। क्यों? बिकॉज ये जो पार्टिकल है ना, ये पार्टिकल इनडिविजिबल है। क्या है? इनडिविजिबल। मतलब ये पार्टिकल को मैं और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकता। तो किसी भी मैटर को जब आप तोड़ते हो एकदम छोटे से छोटे पार्टिकल, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करने की कोशिश करते हो, तो एक छोटा सा पार्टिकल बनता है जो कि इनडिविजिबल होता है। मतलब उसको आप और नहीं तोड़ सकते, और ऐसे पार्टिकल को आप बोलते हो एटम। क्या बोलते हो? एटम। ऐसे पार्टिकल को आप क्या बोलते हो? एटम बोलते हो। सो आपको समझ में एटम क्या होता है? यही चीज़ डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में सबसे पहले कही। क्या कहा इसने? इसने बोला ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल। जितने भी मैटर आपके पास है ना, वो छोटे से इनडिविजिबल पार्टिकल से बने हुए हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम। बोलो समझ में आया इतनी बात? पक्का? चलो और भी इसने कुछ बात कही थी, आओ उसको भी समझते हैं। तो आपको तो पता ही है ये क्या है, ये है एटम। ठीक है। अब अगर मान लो इसके जैसा मैं एक और एटम ले लेता हूँ, फिर एक और एटम ले लेता हूँ, ऐसी एक और एटम ले लेता हूँ, एटम्स का ग्रुप ही बना लेता हूँ। समझ में आया? ऐसे मैंने बहुत सारा एटम ले लिया, तो अभी जो एटम है ना, अभी एटम का जब बहुत सारा ग्रुप बना लेता हूँ तो अभी एटम थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो मैं ना इसे देख सकता हूँ। जब ये सिंगल एटम था तो मैं इसे देख नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा था। बट अब ये क्या बन गया? एटम्स का ग्रुप बन गया है। सेम एटम्स का क्या बन गया है? ग्रुप बन गया है। तो अब मैं इसे देख सकता हूँ, और ये मुझे ना कोई एक सब्सटेंस की तरह दिख रहा है, कोई भी एक सब्सटेंस की तरह दिख रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोलूँगा एलिमेंट। क्या बोलूँगा? एलिमेंट। सो सर एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज अ ग्रुप ऑफ एटम जो क्या बनाता है? विच मेक्स प्योर सब्सटेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ठीक है। तो अगर सेम एटम्स का आपके पास ग्रुप है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो क्या बनाता है? एक प्योर सब्सटेंस बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट। सर प्योर सब्सटेंस मतलब क्या बनाता है? मतलब गोल्ड। गोल्ड एक प्योर सब्सटेंस है, समझे? तो गोल्ड के अंदर ना, गोल्ड के ही ना बहुत सारे छोटे छोटे क्या बने हैं? एटम है। बहुत सारे छोटे छोटे गोल्ड के एटम्स को मिला के आपको क्या मिला है? गोल्ड मिला है। समझ में है? अच्छा, वैसे आप ना छोटे छोटे एटम्स को मिलाओगे तो आपको एक सब्सटेंस मिलेगा सिल्वर। तो आप उन एटम्स को बोलोगे कि एटम सिल्वर के एटम है। समझ में है? वैसे आप ऐसे छोटे छोटे एटम्स को मिलाओगे और आपको सब्सटेंस अगर कॉपर मिल गया तो आप उन एटम्स को क्या बोलोगे? ये एटम्स कॉपर के एटम है। समझे? तो एलिमेंट क्या होता है? समझे? सेम एटम्स को अगर आपने ग्रुप बनाया, सेम एटम्स का अगर आपने ग्रुप बनाया और वो एक प्योर सब्सटेंस बन गया, लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सोडियम एक्सेट्रा। ठीक है। तो उसको आप क्या बोलोगे? एलिमेंट बोलोगे। क्या बोलोगे? एलिमेंट। बोलो समझ आ रहा है बात? अच्छा, तो ये चीज़ भी डाल्टन ने अपने थियरी में बोला। क्या बोला? डाल्टन ने बोला कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम। मतलब एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स होते हैं वो एटम सेम होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो एक एलिमेंट, इसके अंदर जितने भी एटम्स आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे एटम सेम हैं, यानी कि उन एटम्स का मास और उन एटम्स का साइज वो सेम है। समझ में आया? वैसे ही डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स विथ डिफरेंट मास एंड साइज। वैसे ही अभी अगर मान लो ये जो एलिमेंट है ये गोल्ड का है, तो अगर मैं सिल्वर के एलिमेंट की बात करूं तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो ऐसे नहीं दिखते होंगे। उसका जो एटम है उसका मास कुछ अलग होगा और साइज कुछ अलग होगा। समझ में आया? मतलब हो सकता है कि सिल्वर के एलिमेंट थोड़े से बड़े या छोटे हो। समझ में आया क्या? क्लियर है ये बात? वैसे कॉपर के अंदर जो एटम्स होंगे वो एटम भी अलग अलग होंगे, मतलब उनका भी मास अलग होगा, उनका भी साइज अलग होगा। बोलो इतनी बातें समझ आ रही है? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये था डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। आओ जरा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले डाल्टन ने बोला ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ठीक है। दूसरा क्या बताया डाल्टन ने? डाल्टन ने दूसरी बात बोला कि ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सेम। इसका मतलब एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे के सारे एटम्स सेम होते हैं, यानी उनका मास और उनका साइज सेम होगा। ठीक है। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो एटम्स होता है उनका मास भी अलग अलग होता है। ठीक है। मतलब अलग अलग एलिमेंट्स के लिए जो एटम्स होंगे उनका मास और साइज भी अलग अलग होगा। समझे? क्लियर है इतना?
ओके, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ आर द कंपाउंड्स फॉर्म्ड। ये जो कंपाउंड्स आप देखते हो जगह जगह पे, ये कैसे फॉर्म होते हैं। तो पहले तो आपको कंपाउंड्स का मतलब नहीं आता रहेगा, चलो मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है। सबसे पहले अज्यूम करो कि ये आपके सामने क्या है, एक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, सोडियम का एलिमेंट है, ओके। अब एक और एलिमेंट को कंसिडर करो, तो ये आपके सामने एक और एलिमेंट है। ये किसका एलिमेंट है, ये क्लोरीन का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, क्लोरीन का। तो आपके पास दो एलिमेंट है, एक सोडियम का एलिमेंट है और एक क्लोरीन का एलिमेंट है। अब अगर मैं इन दोनों एलिमेंट को कंबाइन कर दूँ, इन दोनों एलिमेंट को क्या करूँ, मिक्स कर दूँ, ऐड कर दूँ, समझ में आया, इन दोनों को रिएक्ट करने के लिए छोड़ दूँ, तो मैं ये देखूँगा कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड करके एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। अब इसको मैंने कंपाउंड बोला। सो कंपाउंड क्या होता है, दो एलिमेंट को कंबाइन करके जो फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड। तो आपको समझा कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है दो एलिमेंट को कंबाइन करके, ठीक है। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि कंपाउंड क्या होता है, तो आप डेफिनेशन क्या दोगे, आप बोलोगे कि अ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो ये दो एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट जब कंबाइन हुए तो कंबाइन होके इन्होंने जो सब्सटेंस फॉर्म किया, उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड। क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। बोलो इतना क्लियर है, पक्का समझ आ रहा है। अच्छा, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि कंपाउंड सब कैसे फॉर्म होते हैं, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड बनता है। बोलो क्लियर, यहाँ तक समझ आ रहा है आपको। अच्छा, अब तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको पूछा गया है व्हाट आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, स्लेक्ड लाइम, वाटर, लाइम एंड लाइमस्टोन। तो ध्यान से सुनो, सबसे पहले कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NaCl2। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये NaCl2, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl2 है, ठीक है, क्लियर रहेगा। अच्छा, जो आपका स्लेक्ड लाइम था उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CaOH2, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। उसी तरह ये NaCl2 को ना सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। तीसरा है वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है, H2O, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद लाइम। लाइम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। ये Ca क्या है, कैल्शियम, और O क्या है, ऑक्सीजन। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन साथ में कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, फिर आता है लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है। Ca मतलब कैल्शियम और CO3 मतलब कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट। बोलो क्लियर है इतना, पक्का। तो हम लोगों ने कुछ चीज़ें सीखा अभी तक, और ज़रा टेस्ट करते हैं कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, मुझे बताओ मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एज डैश। ऑप्शन ए डेल्टन, ऑप्शन बी एलिमेंट, ऑप्शन सी एटम, ऑप्शन डी मॉलिक्यूल। कमेंट करके बताओ करेक्ट आंसर क्या है, अगर आपको समझा है तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, देन डैश इज फॉर्म्ड, तो क्या बनता है। ऑप्शन ए कंपाउंड, ऑप्शन बी एलिमेंट, ऑप्शन सी एटम, ऑप्शन डी मिक्सचर्स। सो अगर आपने वीडियो पे ध्यान दिया है तो आपको अच्छे से पता होगा इसका आंसर। जल्दी से कमेंट करके करेक्ट आंसर मुझे बताओ, और अगर नहीं पता आंसर तो वीडियो को रिवाइंड करो और एक बार ज़रा अच्छे से देखो, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है। सो इसी चीज़ पे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आओ समझते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पर आपको ये लकड़ी दिखाई दे रही है, ये लकड़ी जो है ना, ये लैनिन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, लैनिन से। तो इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो लैनिन का है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, ये जो वुड है यहाँ पर, इसको आपने जला दिया, यानी आपने इसको क्या किया, आग लगा दिया, मतलब आपने इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दिया। जब कोई चीज़ जलती है ना तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, ठीक है। और ये रिएक्ट करा के आपने देखा कि ये क्या बन गया, ऐश एंड स्मोक, समझ में आया, एकदम राख बन गया यहाँ पे, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया,
ऐश एंड स्मोक मतलब क्या होता है? ऐश मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या बन गया? ये कोयला बन गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका है यहाँ पे। समझ में आया क्या? अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले ये कुछ और था, अब ये कुछ और हो गया है। पहले इसका केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ और था, अब इसका केमिकल कॉम्पोजिशन कुछ और हो गया है, मतलब इसके अंदर केमिकल चेंज आया है। क्या आया है? केमिकल चेंज। तो आप इसको बोल सकते हो कि यहाँ पर एक केमिकल चेंज है, या फिर आप इसे केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो। यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। समझ में आया? इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ? कॉम्पोजिशन चेंज हो गया इसका। क्या हुआ? इस सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, अब ये कुछ और बन चुका है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। तो जब यहाँ पर केमिकल चेंज होगा ना, तो हर सब्सटेंस का कॉम्पोजिशन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, और वो जो सब्सटेंस है वो एक न्यूली सब्सटेंस बन जाता है, कोई एक नया सब्सटेंस बन जाता है। समझ में आया आपको? अच्छा, तो इस चीज़ को लेके ना, ये जो चेंजेस आ रहे थे, ये जो सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंजेस आ रहे थे, इस चीज़ को देख के साइंटिस्ट ना बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, परेशान हो गए। वो लोग बोलने लगे, अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? ये कैसे चेंजेस आ रहा है इसके अंदर? तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? साइंटिस्ट ने, इनको काम ही क्या है, ये लोग एक्सपेरिमेंट करने लगे। सो फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट्स इन दिस रिगार्डिंग वेर परफॉर्म्ड बाय साइंटिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। सो 18th और 19th सेंचुरी में क्या हुआ? साइंटिस्ट लोग ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने लगे इसी केमिकल चेंज के रिगार्डिंग, कि ये जो केमिकल चेंजेस आ रहे सब्सटेंस के अंदर, ये कैसे हो रहा है। तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने बहुत सारे ना एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, बहुत सारे ना केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म किए, और उन लोगों ने मेजर किया। क्या मेजर किया? एक्यूरेटली, अच्छे से। क्या मेजर किया? पर उन लोगों ने मेजर किया कि आप जो सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो केमिकल रिएक्शन के अंदर, और जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, मतलब आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हो केमिकल रिएक्शन के अंदर, और क्या चीज़ फॉर्म हो रहा है केमिकल रिएक्शन के अंदर, इन दोनों चीज़ों का अच्छे से क्या किया? उन लोगों ने मेजरमेंट लिया। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से उन्होंने मेजर किया, और फिर वो एक कंक्लूजन पे पहुंचे। साइंटिस्ट फाइंड दैट ऑल द रिएक्शंस ओबे सम रूल्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। उन लोगों ने क्या देखा? साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा कि जितना भी हमने रिएक्शंस किया है, उन सारे रिएक्शंस जो है ना, वो जितने भी रिएक्शंस हैं ना, वो सब के सब कोई एक रूल फॉलो कर रहे हैं, कोई एक नहीं, कुछ रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। अब सर वो रूल्स क्या थे? सो उन साइंटिस्ट लोगों ने उन रूल्स को कलेक्टिवली साथ में क्या नाम दिया? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कलेक्शन है उन रूल्स का जो रूल फॉलो करते हैं केमिकल्स केमिकल रिएक्शन के दौरान। बोलो समझ में आया? पक्का? चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है ना, वो दो टाइप का है। इसका मतलब रिएक्शन के टाइम पे जो केमिकल्स हैं वो दो लॉज को फॉलो करते हैं। पहले लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, और दूसरे लॉ का नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है पहले लॉ का नाम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, और दूसरे लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो केमिकल्स केमिकल रिएक्शन के दौरान इन दोनों रूल्स को फॉलो करते हैं। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आओ समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर जो है, ये दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एंटोइन लेवॉइसर। ठीक है? अच्छा, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला देयर इज नो राइज और ड्रॉप इन द मास ऑफ मैटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी कि जब केमिकल रिएक्शन होता रहेगा उस समय जो मैटर यूज़ किए गए हैं उस केमिकल रिएक्शन के अंदर, उन मैटर्स के मास में ना ही आपको कोई राइज दिखेगा, ना ही आपको कोई ड्रॉप दिखेगा। मतलब अगर एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है, उसके अंदर जो जो मैटर्स यूज़ हुए हैं उनका जो मास है वो ना ही बढ़ने वाला है और ना ही कम होने वाला है। मतलब केमिकल रिएक्शन के स्टार्टिंग में जो मास था मैटर का, केमिकल रिएक्शन के एंडिंग में भी वही मास रहेगा। आओ इस चीज़ को मैं थोड़ा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के हेल्प से। ठीक है? ध्यान से देखो। सो यहाँ पर मैं एक सॉल्यूशन लेता हूँ, किसका? कैल्शियम क्लोराइड का। किसके अंदर? कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। ठीक है? कैल्शियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन लिया मैंने, किसके अंदर? कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। और सोडियम सल्फेट का भी एक सॉल्यूशन लिया मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पर एक कॉनिकल फ्लास्क अज्यूम कर लेता हूँ। इसके अंदर आपको जो ये दिख रहा है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन किसका है? कैल्शियम क्लोराइड का है, यानी CaCl2 का है। ठीक है?
यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब भी एज्यूम कर लेता हूँ, इसके अंदर भी एक सॉल्यूशन भरा है, ठीक है। ये सॉल्यूशन किसका है? ये सॉल्यूशन सोडियम सल्फेट का है, यानी Na2SO4 का है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब आगे सुनो। अब आगे बोला है टाई अ थ्रेड टू द टेस्ट ट्यूब एंड इंसर्ट इट इन द कॉनिकल फ्लास्क एंड सील द कॉनिकल फ्लास्क विथ एन एयर टाइट रबर कॉर्क। यानी कि आपको इस टेस्ट ट्यूब को एक धागे से क्या करना है? टाई करना है, बांधना है, और केयरफुली ना इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या करना है? रखना है। और फिर उसके बाद धागा निकाल के आपको ऊपर से क्या करना है? एक एयर टाइट रबर कॉर्क को क्या करना है? फिट करना है, ठीक है। तो वही करते हैं हम लोग। ये रस्सी से बांधा और फिर इसको उठा के हम लोग ने अंदर रख दिया, रस्सी गायब, और ऊपर एक क्या कर दिया? एयर टाइट रबर कॉर्क लगा दिया। बोलो क्लियर है यहाँ तक? पक्का? कोई डाउट नहीं है? अब इसके बाद आगे क्या? अब इसके बाद आपको बोला है कि वेट करो इस कॉनिकल फ्लास्क के मास का यूजिंग बैलेंस। तो बैलेंस का यूज़ करके हम लोग इसका क्या कर लेते हैं? वज़न कर लेते हैं। तो मैंने जैसे ही बैलेंस यूज़ किया, मैंने देखा इसका मास आया 300.23 ग्राम। कितना? 300.23 ग्राम। तो इसका मास कितना है? 300.23 ग्राम। तो इस मास को ज़रा आप नोट कर लो, कितना मास है? याद रखना 300.23 ग्राम। पक्का? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? नाउ टिल्ट मतलब टेढ़ा करो, किसको? कॉनिकल फ्लास्क को, सो डैट द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब गेट्स प्योर्ड इन द कॉनिकल फ्लास्क। तो इस कॉनिकल फ्लास्क को आप ऐसा टेढ़ा करो। तो टेढ़ा करोगे तो क्या होगा? टेढ़ा करोगे तो जो सॉल्यूशन है ना टेस्ट ट्यूब के अंदर, यानी कि हमारा Na2SO4, ये क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा किसके साथ? CaCl2 के साथ, ठीक है। और मिक्स हो जाएगा तो केमिकल रिएक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने टेढ़ा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जब हम लोग ने इसको टेढ़ा कर दिया तो जो इसके अंदर केमिकल्स थे वो क्या हो गए? कंबाइन हो गए, और कंबाइन होने के बाद में ये लोग क्या हो गए? साइड में आ गए, ठीक है। अब आपको क्या करना है? वापस से वेट करना है मास ऑफ कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, और चेक करो कि इसके अंदर कोई चेंजेस है क्या। तो जब आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर देखो ये कुछ वाइट फॉर्म हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया ना, तो उसका रिजल्ट है ये, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये कुछ वाइट नीचे फॉर्म हो गया है, और इसका मास आप मेजर करो तो मास अभी भी कितना है? 300.23 ग्राम। पहले भी कितना था? 300.23 ग्राम रिएक्शन के पहले, और रिएक्शन के बाद भी कितना है? 300.23 ग्राम। यहाँ पे देखो ये नीचे कुछ फॉर्म हो गया है, इसका मतलब रिएक्शन तो हो गया, रिएक्शन तो हो गया। तो रिएक्शन से पहले भी 300.23 ग्राम था, रिएक्शन के बाद भी 300.23 ग्राम है। इसका मतलब यहाँ पर मास चेंज नहीं हुआ है, पहले भी उतना ही मास था और अब भी उतना ही मास है। तो यही तो हमारे लेवाइसर भाई बोल रहे थे, लेवाइसर चाचा क्या बोल रहे थे? यही बोल रहे थे ना। देखो वही चीज़ हुआ यहाँ पे, समझ गए? पक्का? अच्छा, तो यहाँ पे ये जो हुआ है इसको हम लोग ना केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ ऐसे। ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या था? कैल्शियम क्लोराइड, जिसको हमने रिएक्ट करवाया सोडियम सल्फेट के साथ। तो जब कैल्शियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो हमें मिला सोडियम क्लोराइड, यानी कि हमारा NaCl, यानी कि हमारा कॉमन सॉल्ट, और CaSO4 डैट इज़ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ वाइट फॉर्म होते हुए दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। कभी कभी रिएक्शन के अंदर ना रिएक्शन होने के बाद नीचे कुछ जमा हो जाता है, ठीक है, वाइट कलर का या अलग कलर का, तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट नीचे जमा होता है ना, तो जो नीचे जमा हुआ है ना उसके साइड में हमें क्या दिखाना होता है? एरो दिखाना होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो कैल्शियम सल्फेट है ना ये नीचे जमा हुआ है, इसीलिए कैल्शियम सल्फेट के बाजू में ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने दिखाया है। क्लियर है? अच्छा, एक और बात मुझे आपको बताना था कि इस केमिकल रिएक्शन में ये लेफ्ट साइड आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही है ना, डैट इज़ कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इनको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है डैट इज़ NaCl और CaSO4 सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट, इनको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो जो रिएक्शन होने वाला है उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, जिनका रिएक्शन हो गया, फॉर्म हो चुके हैं, इनको प्रोडक्ट बोलते हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक? पक्का? आगे बढ़ते हैं। तो हमारे लेवाइसर चाचा ने क्या बोला? लेवाइसर चाचा ने एक और डायलॉग चिपका दिया। डायलॉग था इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, वो जो रिएक्टेंट थे उनका जो टोटल मास है वो सेम रहेगा। किसके सेम रहेगा?
टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। उस रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसके टोटल मास के इक्वल रहेगा। कहने का मतलब है रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास इक्वल रहेगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। और इसी लॉ को उन्होंने बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। क्या बोला उन्होंने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। बोलो समझ आ गया? पक्का क्लियर रहेगा? बढ़िया एकदम। तो आओ अब ज़रा आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं कि आपको कितना समझ में आया। तो क्वेश्चन है आपके सामने, इफ़ यू टेक 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड रिएक्ट इट विथ 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपने 56 ग्राम का कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया और उसको आपने रिएक्ट कर दिया 18 ग्राम ऑफ वाटर के साथ, तो कुछ तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका मास कितना होगा ज़रा बता दो। तो उसका मास कितना होगा? डैश ग्राम। कितना ग्राम? ऑप्शन ए 56 ग्राम, ऑप्शन बी 18 ग्राम, ऑप्शन सी 74 ग्राम, ऑप्शन डी 38 ग्राम। बताओ कितना होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझाए तो आप आराम से आंसर दोगे, और अगर नहीं समझाए तो वापस रिवाइंड करो, वापस एक बार देखो, आपको पक्का समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताना करेक्ट आंसर क्या है। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर द मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड द मास ऑफ प्रोडक्ट आर डैश। मुझे बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होता है? ऑप्शन ए अनइक्वल होता है, ऑप्शन बी इक्वल होता है, ऑप्शन सी अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है, और ऑप्शन डी आई डोंट नो। याद रखना, जो भी आई डोंट नो बोलेगा उसको मेरी तरफ से श्राप है, एग्जाम में उसका पेन ही टूट जाएगा। जाओ सो कमेंट करके बताओ क्या है आपके हिसाब से करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं पक्का आपके कमेंट्स को देखूंगा, जो सही रहेगा, जिसका सब आंसर सही रहेगा उसके कमेंट को मैं लाइक भी करूंगा। ठीक है, चलो सो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं, डेट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को समझने से पहले आपको ना पहले प्रपोर्शन का मतलब समझना पड़ेगा। तो प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है? प्रपोर्शन का मतलब होता है रेशियो, या फिर आप उसको डिवाइड भी बोल सकते हो। तो अगर आपने कोई चीज़ का रेशियो लिया, कोई दो चीज़ का आपने रेशियो लिया, या आपने दो चीज़ को डिवाइड किया, तो आप बोल सकते हो कि आप वहाँ पर प्रपोर्शन ले रहे हो दोनों का। तो मान लो आपके पास कोई दो चीज़ है ए और बी, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने ए और बी को डिवाइड कर दिया, यानी ऐसे रेशियो के फॉर्म में लिख दिया, अपॉन में लिख दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या ले रहे हो? ए और बी का प्रपोर्शन ले रहे हो। क्या ले रहे हो? प्रपोर्शन। तो प्रपोर्शन का मतलब समझा? प्रपोर्शन का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, दो चीज़ें अगर आपके पास ए और बी, तो ए को अगर बी से आपने डिवाइड कर दिया, ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया, तो आप उसका प्रपोर्शन ले रहे हो। बोलो क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इन द ईयर 1794 एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था J.L. प्रोस्ट। उन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन के बारे में बताया था। यही है वो साइंटिस्ट। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला द प्रपोर्शन बाय मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द डिफरेंट सैंपल्स ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। आई नो आपको नहीं समझा, इतना इंग्लिश आपको समझता तो क्या बात होती। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, द प्रपोर्शन बाय मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द डिफरेंट सैंपल्स ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। यार इंग्लिश में पढ़ के क्या मतलब, ये अभी भी नहीं समझा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनो। तो मान लो आपने क्या किया, आपने डिफरेंट सैंपल्स कलेक्ट किया किसी कंपाउंड का। देखो जैसे एग्जांपल, मान लो आप बाहर निकले और आपको यहाँ पर एक लेक दिख गया, तालाब दिख गया। ठीक है, फिर आप और आगे गए तो आपको एक हैंडपम्प दिख गया। अच्छा, आप और आगे गए तो आपको कुआं दिख गया। तो आप मुझे बताओ, ये तालाब के पास भी, हैंडपम्प के पास भी और इस वेल के पास भी, तीनों के पास एक सेम कंपाउंड मिलेगा आपको। यस, दैट इज़ वाटर। लेक में भी आपको वाटर मिलेगा, हैंडपम्प में भी आपको वाटर मिलेगा, और वेल में भी आपको वाटर मिलेगा। तो लेक में आपको वाटर मिलेगा, उस वाटर को आपने कलेक्ट किया, आपने इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक किया तो आपको मालूम पड़ा H2O है। क्या है? H2O। आप गए हैंडपम्प के पास, वहाँ पे आपने हैंडपम्प चलाया और आपको वाटर मिला, उस वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा तो वो भी H2O है। फिर आप गए वेल के पास, देखो आप पानी निकाल रहे हो बाहर, पानी निकाल के उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक किया तो वो भी H2O निकला। तो कहने का मतलब आपने अलग अलग सोर्स से वाटर को कलेक्ट किया और वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? H2O। ठीक है, इतना समझा? अब आगे सुनो। अब आपका लॉ कहता है द प्रपोर्शन
बाय मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन द डिफरेंट सैंपल ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। तो आपने क्या किया, अभी अभी आपने डिफरेंट सैंपल लिया किसी कंपाउंड का, तो आपने H2O का, किसका, H2O का डिफरेंट सैंपल लिया, ठीक है, आपने H2O का डिफरेंट सैंपल लिया, लेक से, हैंडपम्प से और वेल से, अलग अलग जगह से आपने H2O का डिफरेंट सैंपल कंसीडर किया। इतना क्लियर है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का पता लगाना है। तो इस H2O के अंदर आपको दो डिफरेंट एलिमेंट्स दिख रहे हैं, एक आपको H2 दिख रहा है और एक आपको O दिख रहा है, राइट। इसके अंदर आपको एक H2 दिख रहा है और क्या दिख रहा है, O दिख रहा है। तो इसके अंदर दो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं, एक H2 है और एक O है। बोलो इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बोला है, द प्रपोर्शन बाय मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो आपको क्या करना है, ये जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं यानी कि H2 और O, इनके मास का प्रपोर्शन लेना है। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो आपको इनके मास को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मास ऑफ हाइड्रोजन को यानी कि मास ऑफ H2 को डिवाइड करोगे मास ऑफ O से, मास ऑफ ऑक्सीजन से। बताओ इतना समझा। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है। सर ये तो पता ही नहीं था। तो मैं आपको बताता हूँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। सर आपको कैसे पता है मुझे, आगे जाके आपको भी पता चलेगा, टेंशन मत लो। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसमें हम लोग इसी की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन का क्या होता है सर, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर सिर्फ H है क्या, नहीं, यहाँ पर तो सर H2 है। तो H2 है तो इसका मतलब क्या करोगे, इसका मतलब 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 2 क्या होता है 2। तो H2 का मास कितना हो जाएगा, H2 का मास हो जाएगा 2। समझ गए, H2 का मास कितना हो जाएगा 2। और ऑक्सीजन तो एक ही है, उसका मास कितना है 16। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो मास ऑफ हाइड्रोजन डेट इज़ 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन डेट इज़ 16। बोलो इतना क्लियर है। अब मुझे बात बताओ, 2 1 जा 2 8 जा, तो यहाँ पे आपको रेशियो क्या मिला, आपको यहाँ पे रेशियो मिला 1/8। क्लियर, इसको आप प्रपोर्शन में ऐसा लिख सकते हो 1:8। बोलो इतना समझ गया आपको, 1:8 कैसे आया। तो इसका मतलब है कि वाटर का अगर आपने कंपाउंड लिया डेट इज़ H2O और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के मास का प्रपोर्शन आपने लिया, तो वो आपको कितना मिलेगा, 1:8 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1:8। इतना क्लियर है। अब ये चीज़ ना हमेशा कांस्टेंट रहेगी, डेट इज़ फिक्स रहेगी। यही है इस लॉ का मतलब। तो इस लॉ का मतलब क्या है, इस लॉ का मतलब है आप डिफरेंट सोर्सेज से कोई एक कंपाउंड उठाओ, ठीक है, आप डिफरेंट सोर्सेज से कंपाउंड उठाओ और फिर उस कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के मास का प्रपोर्शन लो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के मास का प्रपोर्शन लो, तो जो आंसर आपको मिलेगा ना डेट इज़ 1:8, फिलहाल इधर पे मिला है, वो क्या रहेगा, हमेशा फिक्स्ड। क्या रहेगा, फिक्स्ड, यानी कांस्टेंट रहेगा। समझे। तो अगर आपके पास क्या है, एक कंपाउंड के डिफरेंट सैंपल्स है और आप क्या कर रहे हो, उन सारे सैंपल्स के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के मास का प्रपोर्शन ले रहे हो, तो वो आपको हमेशा सेम मिलेगा। मतलब अभी मैंने ये लेक से लिया था कंपाउंड, अगर मैं यही ना हैंडपम्प से जो कंपाउंड मिला मुझे डेट इज़ H2, उसका भी मैं करता ना, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के मास का प्रपोर्शन लेता, तो भी मुझे 1:8 ही मिलता। इसी तरह अगर मैं क्या करता, जो मेरा वेल है, वेल से, कुआं से जो मुझे पानी मिला H2O, उसके भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का अगर मैं मास का प्रपोर्शन लेता, तो भी मुझे 1:8 ही मिलता, हमेशा फिक्स ही मिलता। समझ में आया, यही है इस लॉ का मतलब। अगर आपको इस कंपाउंड से समझ में नहीं आया तो मैं एक और कंपाउंड कंसीडर करता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जांपल, मान लो यहाँ पर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, ठीक है। मान लो मेरे पास कोल था, क्या था, कोयला था, उसको मैंने जला दिया, मतलब उसको मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने जमा कर लिया। अब मैं ना हवा में जा रहा था, तो हवा में मुझे ना ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है, तो मैं उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कलेक्ट कर लिया। तो दो अलग अलग सोर्सेज से मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड आ चुके हैं, CO2 आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं CO2 के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के मास का प्रपोर्शन लेता हूँ। जैसे इसके अंदर कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, तो इसके अंदर एक कार्बन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है, O2 है। समझ में आया। तो मैं कार्बन और O2 दोनों के मास का प्रपोर्शन लेता हूँ। तो मुझे बताओ कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का सर एटॉमिक मास 12 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है,
अभी तो बताया था ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, बट यहाँ पर O2 है, यहाँ पर क्या है O2 है, तो आप क्या करोगे, आप 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। O2 के लिए क्या करोगे, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज़ 32। तो यहाँ पर O2 के लिए जो आपका C के लिए तो 12 है, O2 के लिए आपका जो मास है वो कितना हो जाएगा 32। तो आप क्या करो, दोनों के मास का रेशियो ले लो, तो C का क्या हो जाएगा 12 और O2 का हो जाएगा 32। तो ये दोनों के दोनों 4 की टेबल में आते हैं, तो 4 3 ज़ा और 4 8 ज़ा 32। तो आंसर आ रहा है 3/8, डैट इज़ 3:8। तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो CO2 दिख रहा है, ये जो आपको CO2 दिख रहा है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के मास का प्रोपोर्शन आपने जब लिया तो आपको 3:8 मिला। सेम उसी तरह अगर आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के मास का प्रोपोर्शन लेते तो वो भी आपको 3:8 मिलता। मतलब कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड आप ले लो अलग अलग सोर्सेज से, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मास के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के मास का प्रोपोर्शन देखते आप तो आपको फिक्स ही मिलता। यही है इस लॉ का मतलब। तो आई होप आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। हाँ, क्या स्टेटमेंट है, द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का जो मास का प्रोपोर्शन है इन डिफरेंट सैंपल ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के अलग अलग सैंपल में वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। क्या रहेगा, फिक्स। बोलो समझ में आया। जैसे हम लोग ने H2O लिया था, अलग अलग सैंपल लिया था, ठीक है, H2O कंपाउंड का अलग अलग सैंपल लिया था, उसके अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स थे उनके मास का प्रोपोर्शन जब हमने लिया तो हमको हर बार क्या मिला, सेम मिला, फिक्स्ड मिला, कांस्टेंट मिला। इसीलिए इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहा जाता है। सो आई होप आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है। सो लेट्स चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट स्टेटेड द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किस साइंटिस्ट ने बताया था। ऑप्शन ए लेवॉइसर चाचा, ऑप्शन बी प्रॉस्ट चाचा, ऑप्शन डी न्यूटन चाचा और ऑप्शन डी डाल्टन। बताओ जल्दी से। सो सही आंसर फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दो जल्दी से। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर। वाटर के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के मास का रेशियो यानी प्रपोर्शन क्या होगा। ऑप्शन ए 1:8, ऑप्शन बी 3:8, ऑप्शन सी 8:1, ऑप्शन डी 8:3। सो फटाफट बता दो, कमेंट करके बताओ करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, याद रखना जिन लोगों ने भी सारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर दिया उनके कमेंट को मैं लाइक करूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा ये चारों कंसेप्ट्स, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए